guys, welcome back to Be the Topper. This is chapter 5 of class 12th FMM Introduction to Futures and Option. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर्स के बारे में, ऑप्शंस के बारे में। तो यहाँ पे देखो, अगर स्टार्ट करें इस चैप्टर को तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी कि जो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट वाला चैप्टर गाइस वो पूरा हो चुका है। फोर्थ के कुछ पार्ट्स बचे हैं वो मैंने नहीं कराए हैं बिकॉज मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आई थॉट कि अब मैं फिफ्थ शुरू करा देती हूँ, तो मैंने करा दिया। पर जितना मैंने करा दिया उतना तो आप देख ही लो। चैप्टर 5 मैंने आज शुरू करा है, इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। अगर आपने ये नहीं देखा है, आपने नहीं समझ में आया आपको अभी तक, तो इस वीडियो को डेफिनेटली वॉच करो, तभी आपको समझ में आएगा। रिसेंट ईयर में अगर हम शुरू करें चैप्टर को, तो रिसेंट ईयर में डेरिवेटिव्स हैव बिकम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। अगर हम फाइनेंस के फील्ड में देखें तो डेरिवेटिव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। आजकल हर कोई डेरिवेटिव्स में अपना पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता है, और हमने देख लिया है आगे के चैप्टर्स में कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में किस तरीके से एक्टिवली ट्रेडिंग होती है। ज़्यादातर एक्सचेंजेस पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो हमारे OTC मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती रहती है। एंड सबसे पहले हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था और कि यहाँ पे कि भाई कितना ज़्यादा ये सब चीज़ें आजकल पॉपुलर है जनता के बीच में। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को जब इस चैप्टर की बात करें तो इसके एडवांटेजेस पढ़ रहे होंगे, इसके लिमिटेशन पढ़ेंगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे वो डिफरेंट है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से। इन सब टर्मिनोलॉजीज को अच्छे से पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे हमें यही बता रखा है कि इस चैप्टर में मतलब हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जो सबसे पहला मेन टॉपिक है उस पर आ जाते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पे। तो देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है। सबसे पहले अगर हम इसकी पहली लाइन को ही देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट टू बाय और सेल एन एसेट ऑन अ स्पेसिफाइड डेट फॉर अ स्पेसिफाइड प्राइस। एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक अग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में, एक बाय कर रही होती है, एक सेल कर रही होती है, एक किसी भी एसेट के ऊपर। एक स्पेसिफाइड डेट पे हम ये खरीदेंगे बेचेंगे और एक स्पेसिफाइड प्राइस हमारे पास रहेगा। तो ये जो आपकी डेफिनेशन है ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की, मान लो अगर आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है। यहाँ से यहाँ तक कि एकदम मेन है, जो एकदम क्रक्स है ना इसका, वो यही चीज़ है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक अग्रीमेंट होता है बाय एंड सेल करने के लिए किसी भी एसेट को। एक स्पेसिफाइड डेट होती है एंड एक स्पेसिफाइड प्राइस होता है हमारा कि हम इस एसेट को इतनी डेट पर इतने रुपए में खरीदेंगे या फिर बेचेंगे। तो हेंस क्या हो गया, ये एक फॉरवर्ड कमिटमेंट टाइप ऑफ डेरिवेटिव है। हम पहले ही फॉरवर्ड मतलब पहले ही हम लोग यहाँ पे कमिटमेंट कर देते हैं कि भाई हम इतने रुपए पे इतनी डेट को हम ये चीज़ खरीदने वाले हैं, और इस कमिटमेंट को फुलफिल करना ही होता है। फ्यूचर में ऐसा कोई आपके पास ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। बस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास रिस्ट्रिक्शंस होती हैं क्योंकि कमिटमेंट होती है, तो आपको इसको फॉलो करना ही पड़ता है। अब जो दो पार्टी होती है, मैंने बताया कि आपको दो पार्टी होती है, तो एक पार्टी क्या होती है, उसके पास लॉन्ग पोजीशन होती है। लॉन्ग पोजीशन किसके पास होती है, जो कि बाय पोजीशन पे रहता है कि भाई वो खरीदेगा। उसने अग्री किया है कि मैं स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट पे स्पेसिफाइड प्राइस पे आपसे ये वाला अंडरलाइंग एसेट जो है वो ये ले लूंगा, खरीद लूंगा, ठीक है। ये हो गया लॉन्ग पोजीशन, बाय पोजीशन। अदर पार्टी की अगर हम बात करें तो वो सेलिंग पे होती है, तो सेल पोजीशन पे होती है, तो उसकी पोजीशन को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन। और शॉर्ट पोजीशन में क्या होता है कि आपने एक पार्टी जो कि जिसके पास शॉर्ट पोजीशन है वो इस बात पर अग्री हुई है कि वो इस पर्टिकुलर एसेट को इस सेम डेट पर इस सेम प्राइस पे, जो कि लॉन्ग पोजीशन होल्डर ने बोला है, जो कि बायर ने बोला है, उस पर सेम डेट सेम प्राइस पे बेच देगा अपने एसेट को, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स होती हैं लाइक डिलीवरी डेट हो गया, डिलीवरी कहाँ पे करनी है या कितनी डेट को करनी है, कौन से प्राइस होगा, कितनी क्वांटिटी होगी, ये सब बायलैटरली मतलब दो लोग मिलके जो भी पार्टी में होते हैं, जो उस कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, दो पार्टी बाय और एंड सेलर, दोनों बायलैटरली इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, क्या डेट होगी, क्या प्राइस होगा, क्या क्वांटिटी होगी, ये लोग अपना देख लेते हैं। द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉर्मली ट्रेडेड आउटसाइड द एक्सचेंज इन द OTC मार्केट। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो नॉर्मली कहाँ ट्रेड किए जाते हैं, एक्सचेंज के बाहर, इसीलिए हम उसको OTC मार्केट बोलते हैं। OTC मार्केट में उसको ट्रेड किया जाता है। अब यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं, इसको देखते हैं एक बार। तो देखो जो हमारा सबसे पहला जो सैलिएंट फीचर है उसका अगर मैं आपको पॉइंट बताऊं तो वो पॉइंट है भाई काउंटर पार्टी रिस्क,
ठीक है। पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको जो बिंदु, जो आपको पॉइंट देना है वो क्या देना है, काउंटर पार्टी रिस्क हमारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में होता ही होता है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, इसको मैं आपको बताती हूँ। दे आर बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब यहाँ पे क्या होता है, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उसमें दो पार्टी होती है, एक बायर होता है, एक सेलर होता है, और इसी की वजह से इसमें काउंटर पार्टी रिस्क होता है। अब जब दो पार्टी रहेंगी तभी तो दूसरी पार्टी रिस्क कर सकती है ना, कोई भाग सकती है, कोई डिफॉल्ट कर सकता है, तभी दूसरी पार्टी की वजह से ये रिस्क हो जाता है। अब यहाँ पर देखो, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो इसीलिए भी यहाँ पर रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ये दो इंडिविजुअल्स के बीच में होते हैं, या दो कंपनीज के बीच में होते हैं, या दो इंस्टीट्यूशन में होते हैं। और ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसको कोई भी एक्सचेंज ओवरसी नहीं कर रहा होता, मतलब कोई भी रेगुलेटरी बॉडी इसको देख नहीं रही है। वैसे भी ये ओटीसी मार्केट्स में होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको कोई भी रेगुलेटरी बॉडी देख नहीं रही होती है। ओटीसी में होता है, कोई भी ऊपर देखने वाला नहीं है, कोई अथॉरिटी से आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो, तो इसकी वजह से भी काउंटर पार्टी रिस्क बढ़ जाता है। अगर दोनों पार्टीज अच्छी हैं, उनकी अच्छी सुलह है, आपस में दोनों बात मान रही हैं, तब तो सही है। नहीं तो जो दूसरी पार्टी होती है वो अगर डिफॉल्ट कर जाती है तो फिर दूसरे को, अगर मान लो कि सेलर ने नहीं दिया तो बायर को भी नुकसान होगा। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स लॉज अप्लाई टू दीज कॉन्ट्रैक्ट्स दो, पर अगर हम देखें तो यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी अथॉरिटी और कोई नहीं होती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को ओवरसी करने के लिए। बट जो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट लॉ होते हैं, मतलब देश में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के लिए लॉज बनाए जाते हैं कि दो लोगों के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसके ये सारे नियम कानून होंगे, तो वो तो सब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे लगते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि मतलब कुछ भी नहीं है, तो वो सारी चीजें लगती हैं। बट हाँ, एक्सचेंज की तरफ से या फिर सेबी की तरफ से कोई रेगुलेटरी बॉडी यहाँ पर नहीं होती है। दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या कह रहे हैं कि ईच कॉन्ट्रैक्ट इज कस्टम डिजाइन। जो हर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, वो सब कस्टम डिजाइंड होते हैं, और उसी की वजह से क्या होता है, इनका कॉन्ट्रैक्ट साइज में इनकी जो टर्म्स होती हैं, एक्सपायरेशन डेट्स है, एसेट टाइप, क्वालिटी है, उसमें एक यूनिकनेस आ जाती है, क्योंकि वो कस्टम डिजाइंड है। इसी की वजह से बहुत ज़्यादा यूनिकनेस वहाँ पर आ जाती है। Even the delivery and storage terms may be negotiated mutually and built into the contract। यहाँ तक कि आप जो डिलीवरी होती है, स्टोरेज होगी, भाई कितना सामान कब पहुँचाना है, कैसे पहुँचाना है, कहाँ पहुँचाना है, मतलब ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सब जो दोनों पार्टीज हैं वो म्यूचुअली इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं। और इसी की वजह से क्या होता है, जो दो पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में, उनको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकती हैं, जो कि फ्यूचर्स में नहीं होता। फ्यूचर्स में ऐसा कुछ नहीं होता। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपके अकॉर्डिंग ही बनता है, आप जैसा चाहते हो वो उसी की तरह बनेगा। आपका जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइज आप रखना चाहते हो वो वैसा रहेगा, एक्सपायरेशन डेट जो आप रखना चाहते हो वो रहेगी, एसेट टाइप क्वालिटी जो आप रखना चाहते हो वो होती है। तो इसी की वजह से क्या होता है कि जो दो पार्टीज होती हैं वो म्यूचुअली अपना कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड कर लेती हैं, देख लेती है भाई उनको क्या चीज़ें सही लग रही हैं, क्या चीज़ें सही नहीं लग रही हैं, उसके बाद वो अपना खुद ही कर लेते हैं सब कुछ। और उसी की वजह से उनको एक हायर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, जो भी पार्टीज दोनों होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में, उनको बहुत ज़्यादा हायर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है काम करने के लिए, जो कि फ्यूचर्स में नहीं होता। तो ये और एक अच्छी बात है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की, कि ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत देता है पार्टीज को जो भी कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं। यहाँ पर एक और बात हमें बताई गई है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है ये जनरली पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये सब प्राइवेटली नेगोशिएटेड होते हैं, दो लोग मतलब आपस में कर लेते हैं, तो पब्लिक डोमेन में पता नहीं चल पाता कि इस कॉन्ट्रैक्ट का कितना प्राइस है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि ऑन द एक्सपायरेशन डेट द कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी सेटल्ड बाय डिलीवरी ऑफ द एसेट। अब जैसे ही आपकी एक्सपायरेशन डेट आएगी, कॉन्ट्रैक्ट कैसे सेटल होगा कि भाई जो भी आपको एसेट की डिलीवरी करनी थी बेसिकली सेलर को, वो बायर को कर देगा, एंड जो बायर है वो उसको पैसे देगा। अगर स्टार्टिंग में भाई कैश सेटल कैसे होती है, ये अगर आपने जब भी कॉन्ट्रैक्ट जब किया था तो एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपने भाई बोल दिया था कि हम भाई कैश लेंगे, तो कैश सेटलमेंट में क्या होता है, जो पार्टीज होती हैं वो पे करती हैं, जैसे कि जो बायर है वो सेलर को कैश पे करेगा। तो अगर सेलर को कोई लॉस होने वाला है उस इन्वेस्टमेंट से या फिर गेन होने वाला है, तो वो सब उसको कैश के फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बता रखी है।
और यहाँ पर देखो यार, एक बात और ज़्यादा बता रखी है इन्होंने, पांचवा जो हमारा पॉइंट है, इफ द पार्टी विशेस टू रिवर्स द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई पार्टी रिवर्स करना चाहती है कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब अगर मान लो कि बायर एंड सेलर में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उन्होंने कहा भाई दोनों, अब जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या है, कुछ स्पेसिफाइड टर्म्स यहाँ पर दी जाती हैं जिसपे ये दोनों अग्री करते हैं, बायर भी मान गया, सेलर भी मान गया, ठीक है। अब उसमें से एक पार्टी चाहती है कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को रिवर्स करें, भाई मुझे नहीं करना है तो मैं रिवर्स करना चाहता हूँ इसको, तो इट हैज टू कंपल्सरीली गो टू द सेम काउंटर पार्टी विच ऑफन रिजल्ट्स इन हाई प्राइसेस बीइंग चार्ज। अब क्या होता है कि मान लो अगर सेलर इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करना चाहता तो उसको बायर के पास जाना पड़ेगा, जो भी सेम पर्सन था बायर उसके पास जाना पड़ेगा, एंड उसके बाद क्या होगा, इसमें हाई प्राइसेस सेलर से चार्ज की जाएंगी, बिकॉज ये एक कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये आप दोनों की जो जो पार्टीज इसमें इंगेज रहती हैं उनकी पर्टिकुलर नीड्स, उनकी वांट्स के हिसाब से इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया गया था, एंड इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अनदर काउंटर पार्टी विद द एग्जैक्ट सेम टर्म्स एज द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट टू एंटर इनटू एन इक्वल इन ऑपोजिट ट्रांजैक्शन। और ये जो है, ये चीज बड़ी मुश्किल हो जाएगी एक काउंटर पार्टी के लिए कि वो भाई दूसरी ऐसी काउंटर पार्टी ढूंढे जो कि, मान लो अगर आप, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि भाई सेलर गया बायर के पास कि भाई मुझे अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, तो बायर के लिए जो दूसरा सेलर है ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये हो सकता है ना कि भाई हर टर्म्स एंड कंडीशन हर दो बंदे को सूट नहीं कर सकती, मेरे और आपके बीच में जो अग्रीमेंट हुआ, ऐसा नहीं है कि अगर मैं हट जाऊंगी तो दूसरा बंदा आएगा तो वो भी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को मान लेगा, है ना, उसकी कुछ अपनी अलग बात होगी, आपकी कुछ अपनी अलग बात होगी, और उसी की वजह से जो भी पार्टी रिवर्स करना चाहती है कॉन्ट्रैक्ट को, उससे काफी हाई चार्जेस लिए जाते हैं, क्योंकि यार अगर आप ये चीजें देखना चाहते हो ना, पहले ही देख लो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो गाइज आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको सैलिएंट फीचर बताए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के, आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगी कि आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दूं आपको। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इलस्ट्रेशन पे आते हैं, यहाँ पे हमको एक एग्जाम्पल के थ्रू बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बता रखा है कि आप समझ जाओ कि कब किस जंक्चर पे क्या क्या होता है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का इलस्ट्रेशन है ये। The working of a forward या future contract can be depicted as follows at the beginning of the transaction। जब ट्रांजेक्शन शुरू हो रही होती है तो क्या होता है, एक बायर है एक सेलर है, दोनों क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज एट अ फिक्स्ड टाइम इन फ्यूचर। इन दोनों पार्टीज ने एक फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट किया है, किस चीज के लिए, कि भाई हम फ्यूचर में इस फिक्स टाइम पर आपको सिक्योरिटीज का एक्सचेंज करेंगे हम दोनों आपस में, ठीक है। और नो मनी और एसेट इज एक्सचेंज एट दिस जंक्चर। जो सेलर है बिकॉज उसके पास कुछ एसेट्स हैं, एंड जो बायर है उसके पास कुछ मनी है, तो ना तो बायर ने अपनी मनी दी है सेलर को अभी, और ना ही सेलर ने अपनी एसेट्स अभी बायर को दी है, ठीक है। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। आगे आ जाते हैं, आगे ये क्या कह रहा है, ऑन एक्सपायरी ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दैट इज द फिक्स डेट इन फ्यूचर्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट आ गई है, अब बायर क्या करेगा, बायर का ऊपर दे रखा है देखो, पेज द अमाउंट अग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में जितना भी अमाउंट कहा गया था वो सेलर को देगा, एंड जो सेलर है उसको जितनी भी फिजिकल एसेट्स या फिर जो भी चीजें उसको डिलीवर करनी थी वो बायर को डिलीवर करेगा, ठीक है। तो ये एक इलस्ट्रेशन के थ्रू इन्होंने आपको बताया है। अब आ जाते हैं 5.2 पे, लिमिटेशंस ऑफ फॉरवर्ड मार्केट्स। हम देखेंगे कि भाई फॉरवर्ड मार्केट्स की क्या लिमिटेशन है, क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में डील करने वाले लोग दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड उन सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनको फेस करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम्स बता रखी हैं, ध्यान से सुनना, पॉइंट वाइज है, एक्सप्लेनेशन मैं आपको देती चलूंगी। लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ ट्रेडिंग। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे जो ट्रेडिंग है वो सेंट्रलाइजेशन उसका बिल्कुल भी नहीं है। ईच कॉन्ट्रैक्ट इज बायलैटरली नेगोशिएटेड एंड इज नॉट लिस्टेड ऑन एनी सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म लाइक अ स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे ये बता रखा है कि जितने भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बायलैटरली नेगोशिएटेड होते हैं, दो पार्टीज बायर एंड सेलर मिलते हैं, जुड़ते हैं, अपने हिसाब से अपना कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, जो भी उनकी नीड्स होती हैं, जो भी उनकी वांट्स होती हैं उसको हिसाब से उसको मतलब प्रॉपर्ली देखते हैं, अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, उस पर डील करते हैं। एंड उसके लिए क्या होता है, कोई भी सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म नहीं है, लाइक किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे जाने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी यहाँ पर काम नहीं कर रही होती है।
तो ये सारी चीजें हैं कि लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन है इसकी ट्रेडिंग में। इलिक्विडिटी क्या होता है कि काफी जल्दी से लोग इसको लेते नहीं है, काफी जल्दी से, जो क्योंकि जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये इसका एक कस्टमाइज्ड नेचर है। जो भी लोग इसमें एंटर करते हैं, लाइक जो भी बायर एंड सेलर इसको लेते हैं, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इन दोनों की नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग बना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आप ऐसा ही कोई अग्रीमेंट दूसरे से किसी दूसरे बंदे से कहोगे कि आप इसमें हमारे साथ डील करो, तो उसको हो सकता है इसके टर्म्स एंड कंडीशंस पसंद नहीं आए, तो वो डील नहीं करेगा। तो और काफ़ी सारे लोगों के साथ ये सारे इश्यूज होते रहते हैं। तो यही है उसकी इलिक्विडिटी, कि उसको मार्केट में, ओपन मार्केट में ट्रेड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर इन्वेस्टर दूसरे से अलग है, हर इन्वेस्टर दूसरे से अलग चाहता है कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट में, और इसी की वजह से अगर आप इसको ओपन मार्केट में बेचने जाओ तो लोग इसको नहीं लेते हैं, क्योंकि उनकी वांट्स के हिसाब से ये प्रॉपर उनको नहीं लगता है। तीसरा जो हमारे पास है वो है काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क हमने अभी भी पढ़ा था थोड़ी देर पहले भी। रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बाय एनी पार्टी टू द ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है, डिफॉल्ट करने का रिस्क होता है। अगर बायर अगर सही है तो सेलर डिफॉल्ट कर जाएगा, सेलर अगर सही है तो बायर डिफॉल्ट कर जाएगा। भाई सेलर चाहता है कि वो अपनी सिक्योरिटीज को बेच दे, पर बायर पैसे नहीं दे रहा। बायर चाहता है कि वो पैसे दे दे, सिक्योरिटी ले ले, पर जो सेलर है वो सिक्योरिटी नहीं दे रहा। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। यहाँ पे जो हमने ऊपर के दो पढ़े वो ये बता रहे हैं कि टू मच फ्लेक्सिबिलिटी और जनरलिटी होती है, मतलब लोग उसको बड़ा हल्के में ले लेते हैं, अपने हिसाब से ही चल रही है सब कुछ। फॉरवर्ड मार्केट क्या है, एक रियल स्टेट मार्केट की तरह है, जहाँ पे दो पार्टी आती हैं और अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं और उस पर डील कर जाती हैं। दिस ऑफन मेक्स देम डिजाइन द टर्म्स ऑफ द डील विच आर कन्वीनियंट इन दैट स्पेसिफिक सिचुएशन बट मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट नॉन ट्रेडेबल। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो पार्टी है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंगेज्ड है, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उस स्पेसिफिक सिचुएशन को देखते हुए अपने हिसाब से डील की टर्म्स एंड कंडीशंस को बनाते हैं, जो कि दूसरों के लिए नॉन ट्रेडेबल हो जाते हैं। जब दूसरे लोगों को वो टर्म्स एंड कंडीशन पसंद नहीं आते हैं तो वो लोग उसमें ट्रेड नहीं करते हैं। काउंटर पार्टी रिस्क इज क्वाइट हाई इन केस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। और यहाँ पे हमें ये भी बता रखा है कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वहाँ पे काउंटर पार्टी रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है, जो कि लोग कर देते हैं। मतलब आजकल ऐसा बहुत होता है कि क्योंकि सिक्योरिटी से प्राइसेस जो ऊपर नीचे जाते रहते हैं, तो भाई अगर आपने मान के चलो कि आपने भाई बोला था, सेलर हो आप, और आपने बोला था कि आप 25 रुपये में अपनी एक सिक्योरिटी बायर को दे दोगे, बट अभी उसी सिक्योरिटी का जो प्राइस है वो 75 हो गया है, या फिर मान के चलो 100 हो गया है, तो आप वही सेम सिक्योरिटी जब 100 रुपये में बेच सकते हो, तो आप उसको 25 रुपये में क्यों बेचोगे। तो ये जो सिचुएशन है ना, यही किसी बंदे से काउंटर पार्टी रिस्क करवाती है, यही उससे डिफॉल्ट करवाती है। और अगर बंदा ज़्यादा ही सच्चा होता है तो कर लेता है, बट ज़्यादातर केसेस में यार किसका दिल नहीं वो करेगा कि भाई जब ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है तो हम क्यों वो करें, मना क्यों करें। यहाँ पे भी बता रखा है व्हेन वन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रांजैक्शन डिक्लेयर्स बैंकरप्सी टू द अदर सफर्स। अब कोई जब एक साइड का जब दूसरा साइड होता है तो वो बताता है कि भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो दूसरे को इससे काफी सफर करना पड़ता है। व्हेन फॉरवर्ड मार्केट्स ट्रेड स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स दो इट अवॉइड्स द प्रॉब्लम ऑफ इलिक्विडिटी। जब फॉरवर्ड मार्केट ट्रेड होते हैं स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो वो प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते, अवॉइड कर देते हैं। स्टिल द काउंटर पार्टी रिस्क रिमेन्स अ वेरी सीरियस इशू। इलिक्विडिटी को तो चलो फिर भी छोड़ दो, वो ज्यादा बड़ी नहीं होती है, बट काउंटर पार्टी रिस्क इज वेरी बिग रिस्क। तो गाइस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक्स जो मैंने आपको पढ़ाए वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।